हेलो एवरीवन, आज हम चीता कहानी पर बात करेंगे। ये रघुवीर चौधरी की कहानी है। ये एक गुजराती कहानी है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है और हम भारतीय कहानी बुक से पढ़ रहे हैं ये। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो है ये एक दो जो दंपति है उसमें उनकी प्रेम की कहानी है। मतलब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है जो कि गलती से होती है, हालांकि पति का उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो उसमें मृत्यु के बाद जब वो अपनी पत्नी को याद करता है और उसकी पत्नी उसके सपनों में आती है और उससे कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो वो उस बात से साफ साफ मना कर देता है। और वो कहता है अपनी पत्नी से कि क्या तुम भी मुझे अपनी मृत्यु का दोषी समझती हो। इस प्रकार के प्रश्न वो अपनी पत्नी से, उसकी आत्मा से पूछता है। तो इस प्रकार इस कहानी में हमें ये सब देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस जो कहानी है, इस चैप्टर है, उसमें हो सकता है आपके पास जो मेन कैरेक्टर है जीवन और उसकी पत्नी जो हेती है, मतलब हेती का कैरेक्टर नहीं आएगा लेकिन जीवन का जो कैरेक्टर है वो एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर कथानक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम कथानक और उसके जो व्यक्तित्व है उन दोनों को ही प्रिपेयर करेंगे इसी पैराग्राफ में, ताकि आप ना एग्ज़ाम में आए तो आप लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है और इसमें हमें जो है उन्होंने बताया है कि चीता दंपत्ति प्रेम की कहानी है। एक अचानक ऐसी घटना होती है जिसमें गंडासा लगने से क्या होता है, टिटनेस के कारण पत्नी उसकी हेती, जीवन जो होता है उसकी बीवी का नाम होता है हेती, उसकी ना बिना टाइम ही मृत्यु हो जाती है। मतलब लोग बुजुर्ग होकर उनकी मृत्यु होती है, वहीं पे जीवन की पत्नी को टिटनेस हो जाते है क्योंकि उसको गंडासा लग जाता है, इस वजह से वो जवानी में ही मर जाती है और उसकी शादी को 1-2 साल ही हुआ होता है। इस आघात से जीवन जो है वो सत्वहीन हो जाता है। वह स्वयं को इसका अपराधी मानता है। चिता की तरह उसके मन में भी आग सुलगती रहती है। ठीक है, इसी वजह से इस कहानी का नाम चिता पड़ा है। यानी चिता की तरह उसके मन में आग सुलगती रहती है, उसे पश्चाताप होता है, वो उसी वजह से क्या है कि आग सुलगती रहती है उसके मन में। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जीवन की निरस्ता और अपराध बोध को संकेतों में व्यक्त किया गया है। यानी जीवन जो है वो उसकी पत्नी के रहते उसका जो जीवन था बहुत हरा भरा था, वहीं पे अब उसके जाने के बाद उसके जीवन से रस पूरी तरह ख़त्म हो गया है। वो अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मानता है। घटनाहास की एक उत्तम कहानी है ये, मतलब घटना होती है और उस घटना पर ही आधारित पूरी कहानी है, इसलिए ये घटनाहास की उत्तम कहानी माना जाता है। ठीक है, और कहानी कुछ वर्णन और संकेतों के माध्यम से जीवन के परिवर्तित जीवन को बताती है। कहानी का जो प्रारंभ है वो ऐसे ही होता है कि पूस की ठंडी रात होती है, रात में खेत में अलाव ताप रहा होता है जीवन, और उसमें कुछ स्टोरी की पंक्तियाँ दी हुई हैं कि आग राख में छिप गई, राख की ऊपरी परत ठंडी हो गई, ऐसी कातिल ठंडी से मध्य रात्रि ठिठुर गई, जीवन घुटनों पर सिर टिकाए बैठा है। ठीक है, जीवन जो होता है घुटनों पर, उसके घुटने होते हैं, घुटनों पर सिर टिकाए बैठा होता है और उल्ली की आवाज़ द्वारा खेत का पश्चिमी छोर जीवन की पलकों का स्पर्श करने लगा। यानी इस स्थिति का वैसे दृश्य चित्रण किया गया है। उसने उस और कौतूहल शून्य दृष्टि से देखा और ठंडी पड़ती जा रही आग को अंत तक सुलगाए रखा और बचाए रखने के बारे में सोचने लगा। उसने लंबी फूंक मारी और चिंगारियां उड़ने लगी। चिंगारियां उड़ती हैं, ऐसे समय जीवन विचारों में डूब जाता है। ठीक है, ये वर्णन किया गया है कहानी में। खेत में अलाव के पास घुटनों पर सिर टिकाए बैठे जीवन, यानी जीवन किस ढंग से बैठा है वो बताया गया है ना। यानी ऐसे घुटने मोड़े हुए हैं, घुटनों पर सर रखा है उसने। उदासी के कारण को अव्यक्त रखकर कहानीकार एक युवा स्त्री की अपमृत्यु शमशान के सुलगने का उल्लेख करता है। जीवन का चिता को जलते देख आना, लाश के अस्थि अवशेषों के बारे में सोचने की प्रक्रिया कहीं न कहीं निर्देश करती है कि जीवन का चिता से कुछ न कुछ संबंध है। इस उपक्रम द्वारा कहानीकार पाठक में कौतूहल वृद्धि
करने में सफल होता है। मतलब इस ढंग से कहानी स्टार्ट होती है और उसका चित्ता के साथ संबंध इस प्रकार होता है कि वो उसकी पत्नी होती है। ठीक है। तीसरा पैराग्राफ में कथाकार द्वारा जीवन की संपन्नता, शालीन व्यवहार, ग्रामवासियों की सदस्यता और 5 वर्ष की सुंदर बेटी रई आदि का उल्लेख किया गया है। मतलब वो अपनी बेटी को खुद ही पालता, पत्नी की मृत्यु के बाद खुद ही पालता पोषता है, उसका सब कुछ बहुत लाड से उसको पालता है। वो 7 वर्ष पहले जो है, मतलब 2 वर्ष बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 5 साल जैसे वो अपनी बेटी को पालता है ना। उसके बाद फिर 7 साल जो है बाद का ये वर्णन है कि 7 साल पहले ऐसा हो, मतलब 7 साल बाद ये वर्णन हो रहा है। यानी 7 साल पहले जो होता है वो ऐसा होता है कि 5 वर्ष से जीवन का स्वयं रोटी बना रहा है। मतलब उसकी पत्नी को मरे हुए 5 साल हो गए हैं और उसकी शादी को हुए 7 साल हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि गांव वालों के विवाह करने की मीठी जो सलाह है, उन्हें अपमानित करके जाने के लिए कहने का विचित्र व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत देती है। गांव वाले कहते हैं कि मतलब 2 साल ही हुए थे तुम्हारी शादी को, फिर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई और अब तो तुम्हारी 5 साल की बेटी भी हो गई है, तो तुम क्यों ना दूसरी शादी कर लो। ठीक है। लेकिन उसको ये बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सलाह सुनकर उसे खरी खरी सुनाने वाले जीवन की मनस्थिति इन शब्दों में प्रकट होती है। क्या समझते हैं सब लोग मुझे, और सब लोग नीचा मुँह करके चले जाते हैं। ठीक है। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रह गया था। अपने घर से किसी को चले जाने के कहने की घटना उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था। पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि किसी पूर्व घटना की आशंका तो होती है, लेकिन कहानी में सस्पेंस बना रहता है। अलाव के पास बैठे जीवन का मतलब अब 7 साल शादी से लेकर अब जो मतलब ये 5 साल बाद, जब पत्नी की मृत्यु को 5 साल हो गए हैं, उसके बाद भी जब अब इस टाइम जब ये बैठा है, फिर भी कोई अनजान ही है, जो चिता है वो जल रही है, उसको देखते हुए मतलब अलाव के पास बैठा जीवन जो है का अब सो जाने का निर्णय फिर सपने में ही थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब ठंड पूस की रात है, तो उसने आग जला रखी है। फिर आग को जलता देकर फिर जीवन को ना नींद से आती है, फिर वो सो भी जाता है और सपने में उसकी पत्नी आती है और वो कहती है उसके संवाद द्वारा दुर्घटना को आंशिक रूप से प्रकट किया गया। मतलब फिर उसके बाद जब उसकी पत्नी उससे बात करती है सपनों में, तब हमें उसमें लेखक जो है रघुवीर चौधरी वो बताते हैं कि किस कारण उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के रागात्मक संबंधों पर महागाथा लिखी जा सकती है। यहाँ संकेतों के माध्यम से अपराध बोध, ग्लानि, दाम्पत्य प्रेम की दृढ़ता जैसे भाव प्रकट हुए हैं। कुछ संवादों के माध्यम से इन संश्लिष्ट भाव का संकेत देना कहानीकार की कथा कौशल की प्रौढ़ता का परिचायक है। मतलब वो किस प्रकार बताता है कि लोगों की बात सच ही थी, कौन सी बात, किंतु तू भूत बन गई है ना। मतलब वो अपनी पत्नी को कहता है कि तू भूत बन गई, लोग कहते हैं ऐसा और ये सच है, तुम सचमुच ऐसा मानते हो। उसकी पत्नी कहती है, मैं भला भूत बन सकती हूँ? हाँ बन सकती है, मरने वाले की वेदना इसी तरह छाया बनकर भटकती रहती है। नन्ही नहीं, मतलब वो कहती है कि तुम्हारा वहम है, भूत नहीं बनी हूँ मैं, कुछ नहीं बनी। फिर उसके बाद बातें होती है। उसके बाद कहते हैं कसाई, ऐसे क्वेश्चन मार्क, मतलब कसाई, तू भी ऐसे ही समझती है हेती, सारा गांव भले ही कहे, पर तू भी यही समझती है कि गंडासे की जो जरा सी चोट तुझे खा जाएगी। अगर ऐसा मुझे पता होता तो मतलब ऐसा मैं कभी नहीं होने देता, मैं बेसहारा हो जाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं पता था। ठीक है। वो दिखाता है कि वो अपनी पत्नी को कितना चाहता था। दोस्त तो मेरा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता है। मतलब उसकी पत्नी ऐसा कहती है, पत्नी की आत्मा ऐसा कहती है, गुस्से में मैंने दूध शक्कर पी लिया था और बात छिपाए पड़ी रही थी। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ऐसा होता है, इससे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा जो है दूसरा ब्याह कर लो, दुखी मत रहो, ऐसा उसकी पत्नी की आत्मा कहती है।
क्या कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज तुमसे फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जीवन कहता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आज तुमसे वचन लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो कहता है नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, ऐसा कहता है जीवन। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हिंदी कहानी में ऐसे संक्षिप्त सार्थक कथा तत्व के बोझ को कम करने वाले जो संवाद हैं कम मिलते हैं। कहानी में इन संवादों के द्वारा कई तथ्यों को निर्देश के संकेत किया गया है, जिन्हें वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत करने पर कई पन्ने भर जाते हैं। इस कहानी में अनावश्यक संदर्भों, वर्णों को छोड़ने और सांकेतिक रूप में तथ्य को प्रस्तुत करने की सजगता है। खेत, चिता, पूस की रात, अलाव, ताप रहा और जीवन और क्लेश बैंक शैली द्वारा पूर्व दुर्घटना का उल्लेख कहानी को अत्यंत सांकेतिक बना देते हैं। यह आघात जीवन को व्याकुल, विचलित अवश्य रखता है, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होने देता है। खेत से घर आते हुए थरथरी का भजन सुनकर पूर्व जीवन का विषाद फिर से उसकी आंखों को नम कर देता है। बेटी का उसे रोते देखना और दायित्व में लगे रहते फिर से खेत लौटने की प्रक्रिया एक साथ उसकी व्याकुलता, वेदना, अपराध बोध, दायित्व को संश्लिष्ट रूप से व्यंजित करती है। यानी जो है अपराध बोध उस रूप में लगता है कि उसको लगता है कि उसकी पत्नी हैती की गंडासे से जो मृत्यु हुई है उसके लिए अपराधी मैं हूँ। वहीं पे दायित्व बोध वहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो 5 साल की अपनी बेटी को खुद ही पालता है। इस तरह एक प्रमुख घटना, एक पात्र के माध्यम से किसान जीवन पर आधारित दाम्पत्य प्रेम की आधुनिक गुजराती कहानी हमें देखने को मिलती है। अगर आप जीवन की और देखिए, प्रमुख पात्र जीवन भारतीय जीवन शैली का वाहक है, ऐसे करके कहाँ क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगर आप जीवन की बात करेंगे तो कहानी में जीवन की उदासी, अस्थिरता, व्याकुलता, बेचैनी के साथ उसकी जो दृढ़ता है, दायित्व बोध है और संबंधों की जो स्थिरता भी प्रकट होती है। संबंधों की स्थिरता इस प्रकार प्रकट होती है कि वो अब भी अपनी पत्नी का ही बना रहना चाहता है, वो दूसरी शादी करने से साफ साफ मना कर देता है। जीवन का पात्र इसलिए विशिष्ट है कि एक लंबे समय तक इस भाव को टिकाए रखता है कि पुत्री हेती का दायित्व पूरी सजगता से वो निभाता है, अपनी बच्ची का भरण पोषण करता है। कहानी के अंत में मार्मिक दृश्य भी हमें देखने को मिलता है। वो थरथरी सुनकर पूर्व जीवन की याद से उसके आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह भैंस धोता है, चाय बनाता है, काम सौंपकर फिर से खेत पर चला जाता है। तो ये जीवन के करैक्टर को बताते हैं कि किस प्रकार वो जो है अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वाह करता है, पूरी दृढ़ता से करता है। ठीक है, और दृढ़ रहता है इस बात पे कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इस प्रकार की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उस चैप्टर से इतना ही आएगा, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।